हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आज़मी। स्टूडेंट, अगर आपको मई, जून, जुलाई जैसे गर्म मौसम में अगर आपको ठंड महसूस होती है, साथ साथ में आपको कपकपी आती है, आपको मसल्स पेन है, आपको बॉडी पेन है, आपको आपका हार्ट बीट रेट जो है वो फास्ट हो गया है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली हाई हो जा रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जा रहा है, मतलब कि फीवर, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ जा रहा है, फिर वो फीवर धीरे धीरे कम हो जा रहा है, या फिर आपको टाइम टाइम पे या फिर एक इंटरवल के बाद आपको वॉमिटिंग होती है। वॉमिट जब होती है तो उस टाइम आपको बहुत ख़राब लगता है, फिर जैसे वॉमिटिंग ख़त्म हो जाती है फिर धीरे धीरे आपको अच्छा महसूस होने लगता है, या आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है, या फिर मुझको आराम मिल रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक केमिकल बनने लगा है, एक बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदायक केमिकल बनने लगा है, और उस केमिकल का नाम है हीमोजोइन। वो जो केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली आपके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए, जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम हीमोजोइन है। और ये हीमोजोइन एक बीमारी की कंडीशन में बनता है, और उस बीमारी का नाम है मलेरिया। तो आप तो समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम मलेरिया की जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये बीमारी इस हमारे एरिया की सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है, ना कि सिर्फ हमारे एरिया बल्कि पूरे इंडिया में सबसे कॉमन अगर डिजीज़ में कोई देखा जा रहा है तो आपकी मलेरिया है। मलेरिया जनरली आपको बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिल जाती है। और होता क्या है ना कि एक बार पेशेंट को मलेरिया हो गया तो फिर उसमें आप स्पेशली ये जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा प्लाज्मोडियम के बारे में, ये इफेक्ट डालते हैं हमारे लिवर पे, हमारे ब्लड पे, बहुत इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब होता क्या है ना, ये सारे जो मैंने बताया, जो सिम्टम्स मैंने बताया है, वो सिम्टम्स कब आपको दिखते हैं? जब हीमोजोइन रिलीज होता है। और हीमोजोइन की कंडीशन क्या है, या फिर रिलीज होने वाली जो बीमारी है, उस बीमारी के बारे में हम बात करते हैं, तो वो बीमारी आपकी मलेरिया है। और मलेरिया वो तो सिम्टम्स है, एक्चुअली वो सिम्टम्स जनरली आपका फीवर वाला जो सिम्टम्स है, ये कब आता है? जब आप, क्योंकि मलेरिया के दौरे भी पड़ते हैं, वो तो सिम्टम के साथ साथ कुछ दौरे भी पड़ते हैं। दौरे का मतलब है कि इसको हम मलेरियल पैरोक्सिज्म कहते हैं। जो मलेरियल पैरोक्सिज्म होता है उसमें क्या होता है ना कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद आपको स्वेटिंग होती है। मीन्स आपका जो टेम्परेचर होता है 104 टू 105 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। अब इतना एक बार टेम्परेचर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग का मतलब पसीना होता है, और आपकी बॉडी की कूलिंग हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर आपका घट जाता है। और जब एक बार टेम्परेचर घट जाएगा, देन यू विल स्टार्ट टू फील अगेन बेटर। आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये दौरा जो मलेरियल पैरोक्सिज्म है, ये टाइम टाइम पे पड़ता रहता है। मलेरिया का जो दौरा होता है वो एक इंटरवल के बाद आदमी को पड़ता रहता है, और उसकी वजह से कभी टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये लगातार लगा है। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे आप कंसल्ट करें, आप उनके पास जाएं, समझे। क्योंकि देखो, अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो ये सीरीज निकाली है बीमारियों की, ये एनसीईआरटी से तो बिलोंग करती है, साथ साथ ये अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आपको चीज़ों के बारे में अवेयर होंगे ना, तो एक दो लाइफ तो बचा ही सकते हैं अपने पूरी लाइफ के टाइम पे। अगर एक दो लाइफ आपकी अवेयरनेस की वजह से बच जा रही है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको सवाब के साथ साथ आप कम से कम आप अपने लिए भी अच्छे होंगे, आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मलेरिया के बारे में बात करते हैं। देखो, मलेरिया एक्चुअली वर्ड जो है वो डिराइव्ड है, ये लेटिन वर्ड है, लेटिन या इटैलिक में भी इटैलिक है, लेटिन या इटैलिक जो भी है। तो एक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, मैल एंड एरिया। मैल एंड एरिया, एक्चुअली मैल मतलब होता है बैड, इसका मतलब होता है बैड, और एरिया ये किसी एरिया या किसी स्पेसिफिक किसी जगह के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि ये एरिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है एयर।
मतलब बैड एयर। पहले के लोगों को लगता था कि ना कि खराब हवा है, बहुत गंदी हवा, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती थी वहाँ की वो कहते थे कि एयर बहुत ये गंदी एयर है, इसकी वजह से लोगों को मलेरिया हो जाता है। बाद में रिसर्च हुई, क्योंकि देखो इसका इंपॉर्टेंस यहाँ से समझ में आता है इस बीमारी का। ये सबसे एंशियंट बीमारियों में से, आज जमाने से ये बीमारी चली आ रही है, लेकिन बहुत सारी कंट्री आज भी इससे बुरी तरह से अफेक्टेड है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी उसमें ही आता है आपका। अब देखो होता इसका मतलब सीवियरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक इस पे रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हुए, और इस पे रिसर्च करने और इस बीमारी से रिलेटेड और भी बीमारियां जो है मलेरिया और इससे रिलेटेड चीज़ों पे रिसर्च करने की वजह से अब तक कितने 5 नोबेल प्राइज साइंटिस्टों को दिया जा चुका है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बीमारी है और इस पे कितना ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि कंप्लीटली इस वर्ल्ड से हम इस मलेरिया को, बीमारी को खत्म कर दें। तो इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं और इस पे काम चल रहा है। तो मलेरिया आई होप कि समझ में आ गया। लेकिन एक चीज याद रखें, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई सिर्फ मॉस्किटो नहीं होता। मॉस्किटो तो वो बस अपना काम कर रहा है, वो आ रहा है, आपको बाइट कर रहा है, चला जा रहा है, उसको ब्लड चाहिए, वो ब्लड सक करता है, चला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बीमारी को कॉज करता है, जो बीमारी को बनाता है, उसका नाम आपको समझ लेना चाहिए। एक प्रोटोजोवन है। वो क्या है? एक प्रोटोजोवन है, मतलब एक सेल से बना हुआ। बहुत छोटे छोटे होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते, उन सारी चीज, उससे ये मलेरिया होता है। अगर आपको मॉस्किटो आता है, काटता है, चला जाता है, तो वो मॉस्किटो तो ऑलरेडी इफेक्टेड है। अगर मॉस्किटो इफेक्टेड नहीं होगा, जैसे क्या नाम, मॉस्किटो है, नॉर्मल मॉस्किटो है, कोई आपको उससे नुकसान नहीं होगा, वो बाइट करेगा, वो बस ब्लड लेके चला जा रहा है, उसको आपकी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो मॉस्किटो, तो वो आपकी बॉडी के लिए डेंजर हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटोजोवन जो होते हैं, जो एक सेल्स बहुत ही छोटे छोटे, वो किसके अंदर पाए जा रहे हैं? वो आपके पाए जा रहे हैं उस मॉस्किटो के अंदर। अब वो मॉस्किटो के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। इन्फेक्टेड मॉस्किटो इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, ओके। और उस जिस चीज को वो हमारी बॉडी के अंदर ला के छोड़ देते हैं, या फिर जो दोनों को इन्फेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ना, इसी की वजह से आपका क्या होता है? मलेरिया की बीमारी होती है, आपको मलेरिया की बीमारी होती है। तो मलेरिया की बीमारी मॉस्किटो की वजह से नहीं, मॉस्किटो एक कैरियर का काम करता है। मॉस्किटो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसने जब आपको बाइट किया तो आप इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है ना। लेकिन मलेरिया जो मॉस्किटो होते हैं उनकी बॉडी पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन प्लाज्मोडियम का, लेकिन हमारी बॉडी में जब ये पहुंचते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम, और जो इनको लेकर आता है, जो हमारे अंदर इस बीमारी को, जो डिजीज को जो बनाता है, वो होते हैं आपके कौन सी मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर लेके आती है? फीमेल एनाफिलीज। तो जो फीमेल एनाफिलीज, ये मॉस्किटो का नाम है। स्पेशली जो फीमेल होती है वही बाइट करती है, चाहे वो आप डेंगू के केस में देख ले, एडिस एजिप्टी है, चाहे ये है आपका, और जितने भी आप देखेंगे ना, जितने भी मॉस्किटो होते हैं जनरली फीमेल होते हैं, मेल कुछ नहीं करते, बहुत सीधे साधे होते हैं, वो काटते भी नहीं है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखो इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने पहले बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एंशियंट टाइम से चली आ रही बीमारी है। और हमारे लिटरेचर, मतलब इंडियन जो एंशियंट लिटरेचर, उसमें रोमन एंशियंट लिटरेचर, और इवन कि आपका जो फादर ऑफ मेडिसिन, जिनको हम हिप्पोक्रेटिस नाम से जानते हैं, तो उन्होंने भी इस बीमारी को अपने जो भी उनका लिटरेचर थे, जो चीज़ों को भी उन्होंने लिखा, लोगों को बताया, उसमें उन्होंने इसको मेंशन करके रखा हुआ था, ओके। तो ओके, मैंने क्या बताया कि ये एक एंशियंट टाइम से चली आ रही बीमारी है, और इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए। तो अगर हम कुछ साइंटिस्टों के बारे में बात करें, मैंने ऑलरेडी कहा कि 5 नोबेल प्राइज साइंटिस्टों को दिए जा चुके हैं। तो उसमें से आपका 2-3 साइंटिस्ट हैं जो थोड़ा से मैं उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेवोरन, ये फ्रेंच आर्मी में थे और उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले इन्होंने बताया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में बताया कि एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, और ये प्रोटोजोवन है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये एक प्रोटोजोवन है। तो लोगों ने पहले स्टार्टिंग में एक्चुअली लोगों ने कहा कि ये वो एक बैक्टीरिया के होने की वजह से
बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, मतलब एक प्रोटिस्टेंट डिजीज है। बट इन्होंने कहा नहीं, ये प्रोटिस्टेंट डिजीज नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल से होने वाली डिजीज है। अब इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम के बारे में बताया कि ये प्रोटोजोवन होते हैं, ठीक है ना। हालांकि उस टाइम ब्रिटिश जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि बैसिलस मैलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से, उन्होंने कहा नहीं उसकी वजह से नहीं, ये एक प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोवन की वजह से होते हैं। ओके, तो इसके बारे में तो लेवरॉन को 1907 में इनको एक नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद कैमिलो गोल्जी ने इस पे रिसर्च किया। कैमिलो गोल्जी नाम तो सुना ही होगा इसका, क्योंकि कैमिलो गोल्जी के बारे में पढ़ा होगा जब आपने सेल वाले चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो आपने उसमें देखा होगा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था। तो उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। और इन्होंने ये एक्चुअली क्या थे, एक न्यूरोफिजिशियन थे, और इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के कुछ लाइफ साइकिल के बारे में, कुछ स्टेजेस के बारे में बताया। इनकी लाइफ के कुछ स्टेजेस के बारे में बताया। किसकी लाइफ के स्टेजेस के बारे में? प्लाज्मोडियम की लाइफ के स्टेजेस के बारे में। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, तो उनमें आने वाले स्टेजेस के बारे में हम समझ लेंगे, क्योंकि अगर इस लेक्चर में उसको भी ऐड करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, और मुझे अपलोड करने में, वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और थर्ड साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोनाल्ड रोज। अब ये रोनाल्ड रोज कौन है? तो रोनाल्ड रोज के बारे में जान लेते हैं। ये इंडियन मेडिकल ऑफिसर थे, इंडियन आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे, क्योंकि उस टाइम लगभग 1900 के आसपास, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे, तो जो इंडियन आर्मी, तो कोई इंडियन आर्मी थी नहीं, इंडियन लोग हमारे इंडियन आर्मी के नाम से जो जाने जा रहे थे, मेन उनके जो जितने भी ऑफिसर होते थे वो आपके ब्रिटेन के होते थे। तो उसमें से एक मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम क्या था? रोनाल्ड रोज। तो क्योंकि मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं, आज भी इंडिया में मेडिकल ऑफिसर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है। तो रोनाल्ड रोज जो है, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बताया था? इसके बारे में, सॉरी एक मिनट, तो हाँ, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मॉस्किटो होते हैं, ये डिजीज को कॉज नहीं करते, बस ये क्या करते हैं, ये वेक्टर होते हैं, मतलब एक कैरियर होते हैं। तो मॉस्किटो ही कैरियर है। तो उन्होंने ये बताना तो काफ़ी था ना। जब लोगों को पता चल गया इसके बारे में, लोगों ने तरह तरह की दवाइयाँ बताई, क्योंकि ये तो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, इनको किल करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बीमारी को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो एक बीमारी को खत्म करने के लिए एक रास्ता तो मिल गया। आज भी इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, कितना ज़्यादा करप्शन है कि लोगों तक या गांव-गांव तक ये जो मेडिसिन है या फिर जो दवाइयाँ हैं इनकी पहुंच नहीं पाती है, या फिर ये समझे कि जो उनको इंसेक्ट को किल करने की जो DDTs और दूसरी जो छिड़काव के लिए दवाइयाँ आती हैं वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जा सका इंडिया में। इसलिए देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत ये इस पर रिसर्च जो हुए हैं, सारे रिसर्च ऐसे नहीं हुए। देखो, लगभग अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में लगभग 215 से 220 मिलियन के आसपास लोग इन्फेक्टेड होते हैं। किससे? इस डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। और लगभग 1 से 2 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड वाइड में बात है, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता, बस मैं बता रहा हूँ। लगभग 1-2 मिलियन लोगों की उसमें से क्या हो जाती है, 1-2 मिलियन की डेथ हो जाती है। लगभग 10-20 लाख लोगों की डेथ हो ही जाती है। अब जब इतने लोग पूरे वर्ल्ड में बता रहे हैं, और वर्ल्ड का मतलब सबसे ज्यादा इसमें 10-15 लाख तो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसी कंट्री होगी, बांग्लादेश भी उसमें। तो इन्हीं में से कम अगर देखा जाए तो 75 से 90% केसेस तो सिर्फ 90% जो केसेस है यहीं पे, बाकी थोड़ा बहुत केसेस आपके अफ्रीका में मिलते हैं, और बाकी अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में ये इनके केसेस बहुत कम हो गए। ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम क्या। तो प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने पहले बताया, मेन रीजन इसका मॉस्किटो नहीं, मेन रीजन इसका प्लाज्मोडियम है। और ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं, देखो आप किसी डॉक्टर के पास, आपको मान लेते हैं मलेरिया हो गया, अगर नहीं होता तो ये अच्छी बात है,
लेकिन अगर हो गया तो होता क्या है ना कि जैसे गांव में जो होता है तो वो किसी पैथोलॉजी सेंटर पे जाते हैं और वो पैथोलॉजी सेंटर वाला क्या करता है कि ब्लड वो निकालता है और उस पर जाके टेस्ट करता है और उसमें सिंपल से एक रिपोर्ट देता है कि प्लाज्मोडियम सीन और प्लाज्मोडियम नासीन, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम सीन कुछ टाइम पहले की मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उस पर बस लिखा होता प्लाज्मोडियम सीन और प्लाज्मोडियम नासीन। तो अब इस बस इतना लेके उसने काम चला लिया। डॉक्टर के पास रिपोर्ट ले गए, डॉक्टर ने उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे दी, आपको आराम हो गया। लेकिन एक चीज याद रखें, इससे इतने लोगों की डेथ होती भी है, 1 से 2 मिलियन लोगों की डेथ होती है भी है, और वो लोग जांच करवाते हैं, इस तरह की जांच करवाते हैं और उनको वो रिजल्ट जब मिलता है वो लेके जाते हैं डॉक्टर, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली प्लाज्मोडियम एक टाइप के प्लाज्मोडियम नहीं होते ना, प्लाज्मोडियम में भी डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं। अगर हमें पता है कि हम उस आदमी को ब्लड कम पड़ गया, हम ब्लड देंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन ब्लड का मसला ये है कि ब्लड भी टाइप्स ऑफ ब्लड होता है ना, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ निगेटिव पॉजिटिव, ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ ब्लड पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ब्लड उसको देना है। तो सेम वैसे ही अब वहां पे ट्रीटमेंट जब करने जा रहे हैं, सिर्फ आपने प्लाज्मोडियम सीन और प्लाज्मोडियम नॉट सीन लिखा हुआ देख लिया, उसने दवा दे दी, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, अगर ठीक होना है तो हो सकता है, जनरली हो ही जाता है। लेकिन उसके अलावा अभी बहुत सारी चीजें ऐसी परेशानियां आ रही है कि उनपे क्या नाम है, उनका दवाइयों को उनपे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो फैलते चले इतने ज्यादा हो जाते हैं प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर कि आदमी की डेथ हो जाती है। वो 1 से 2 मिलियन लोग इसी तरह से उनकी डेथ होती है, क्योंकि प्रॉपर उनका मेडिकेशन नहीं हो पाता, उनका क्योर नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अब ये प्लाज्मोडियम कितने टाइप के होते हैं, ये टाइप्स पे डिपेंड करता है। देखो प्लाज्मोडियम जो है ना, एक होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड होता है प्लाज्मोडियम मैलेरी, नंबर 4 प्लाज्मोडियम फैल्सी, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ऊपर के जो 3 है, देखो एनसीईआरटी में तो 3 ही दिया हुआ है, उसमें ओवेल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, वाइवेक्स, मैलेरी और फैल्सीपेरम के बारे में उसने बताया हुआ है। बट एक्चुअली यहाँ पे 4 है, मैंने 4 लिख दिया क्योंकि इसको भी डिस्कवर किया जा चुका है, तो इसके बारे में भी लोगों को पता है, तो इसमें मैंने जो बुक में देखा तो इसका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो वाइवेक्स, ओवेल एंड मैलेरी, ये जितने भी प्लाज्मोडियम है, ये माइल्ड मलेरिया को बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। मलेरिया जो होता है वो बहुत ही माइल्ड टाइप का होता है, लेकिन फैल्सीपेरम से लोगों की ज्यादातर डेथ, लगभग 80% लोगों की डेथ फैल्सीपेरम की वजह से होती है। अब मान लेते हैं उसने जो डॉक्टर ने जो दवा चलाई वो वाइवेक्स, ओवेल या फिर मैलेरी की चला दी, बट है तो फैल्सीपेरम, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कई मलेरियल जो पैरोक्सिज्म आते हैं उसके बाद, मतलब कई मलेरिया के दौरे जो आते हैं उसके बाद वो इतना ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है आदमी कि उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपको, जो बॉडी पे इफेक्ट इनका कैसे पड़ता है, क्योंकि देखो पहले जब इंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, ये पहले जाते हैं लिवर में, लिवर की एडिपोसाइट सेल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, लिवर को खराब करते हैं, पहले उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, फिर वहां से तुरंत निकलते हैं कहाँ पे जाते हैं, आरबीसी में जाते हैं, आपके मतलब ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं। मतलब एक तो आपके ब्लड को इन्फेक्ट कर रहे हैं, दूसरा किस पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके लिवर पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी में इस बीमारी का सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला तो इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके ब्लड को डैमेज कर रहे हैं, ब्लड को कम कर रहे हैं, ऑफकोर्स एनीमिया का चांस बढ़ जाएगा, एनीमिया हो जाएगा तो मतलब ब्लड की कमी है तो एनीमिया। दूसरी चीज क्या है ना कि आपके लिवर पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, उस पर ज्यादा इनका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, ऑफ कोर्स जॉन्डिस भी हो सकता है यहाँ पे, तो जॉन्डिस भी हो जाएगा, आपको एनीमिया भी हो जाएगा, इसलिए वहां पे डेथ का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर अब मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सारे छोटे मोटे डॉक्टर तो होते रहते हैं, अगर बहुत हल्का माइल्ड है तो कोई बात नहीं, आपने जाके चेक करवा लिया, लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो सके किसी आप ऐसे पैथोलॉजी सेंटर में जाएं जहां पे वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करे, वो आपका जांच दे जिसमें वो सारी चीजों को कंफर्म कर दे कि कौन सा
वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम भी टाइप्स होते हैं, कौन सा है किस टाइप का है वो समझ में आ जाए। अब देखो मलेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मलेरिया कितने टाइप का होता है, तो मलेरिया को हम कहते हैं कि 2 टाइप के मलेरिया होते हैं। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो मैं मलेरिया के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। मलेरिया आपके 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा आपका टर्शरी, जो लगभग इनके जो मलेरियल पैरोक्सिज्म जो होता है, मतलब मलेरिया का जो दौरा होता है, लगभग 48 घंटे पे पड़ता है, ठीक है, 48 आवर्स पे एक बार जबरदस्त आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक होता है क्वार्टनरी का मतलब 72 आवर्स पे होता है, ठीक है ना, 72 घंटे पे 72 आवर्स पे होता है, तो उसको हम क्वार्टनरी बोलते हैं। तो आपका 2 टाइप का मलेरिया हो गया, उसको भी हमने समझ लिया, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम को भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा से इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। एक दवा है क्विनाइन, एक दवा है क्विनाइन, तो उस दवा का नाम मैं लिख देता हूँ, ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रीटमेंट। अब एक दवा है आपका क्विनाइन, ये दवा 200-250 सालों से यूज हो रही है, कम से कम 200-250 साल हो गए यही दवा यूज की जा रही है। और ये दवा जो बनती है ना, वो एक छाल से बनती है। उस प्लांट का नाम है सिंकोना नाम के प्लांट की छाल से ये दवा बनाई जाती है। और इसकी बहुत सारी, जैसे आपकी क्लोरोक्विन आती है, आपकी बेसोक्विन आती है, उसके अलावा आप एक आपका यूक्विन आती है, सॉरी एमक्विन आती है, उसके अलावा मेलोसाइड आती है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके क्विनाइन से रिलेटेड होती हैं। इस दवा का काम क्या होता है कि जब हम इन दवा को लेते हैं ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ जहाँ पे प्लाज्मोडियम पे स्पेशली बहुत इफेक्टिव होते हैं। इनके प्लांट्स इंडिया में भी पाए जाते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके जो प्लाज्मोडियम होते हैं, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जब वो उनमें कई स्टेजेस पाए जाते हैं, तो उनकी स्टेज को ये जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब एक एडल्ट नहीं होने देते, छोटे ही रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, बनते ही खत्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी क्या होने लगती है, नंबर घटने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे वो बीमारी खत्म हो जाती है। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया कि कुछ दवाइयां हैं, जैसे आपकी क्लोरोक्विन हो गया, बेसोक्विन हो गया, एमक्विन, मेलोसाइड। तो ये उन दवाइयों के नाम है जो किस पे बहुत ही कारगर साबित होते हैं। ये मलेरिया पैरासाइट पे कारगर साबित होते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम पे कारगर साबित होते हैं। लेकिन अगर देखो हमेशा यही कहा गया है कि जो बचाव है वो बीमार होने से या ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर है। ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद बचाव करेंगे, अगर आपको बीमारी नहीं होगी, तो क्योंकि बीमार होने के बाद तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ ही जाएगा। आपका वर्किंग डे जो होगा, मतलब उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। 4-5 दिन बीमार हो गए तो लाइफ हमेशा शायद नहीं मिलती है। हम लोग तो यही यकीन करते हैं कि लाइफ मिली हुई है, उसका सही से इस्तेमाल करें, उसमें दिन बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें कि आप टाइम को वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होगा अगर आप बीमार हो गए, लेकिन अगर आप बीमार नहीं होते तो ये तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। आप बचाव कैसे कर सकते हैं, आप मॉस्किटोज को किल कर ले, DDT और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो उनसे आप उनका छिड़काव करें, उनको किल करें, आपके लिए सही हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी मलेरिया से फ्री है। यहाँ के लोगों को कभी कभी मलेरिया हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सारे कंट्री में घूमने के लिए, श्रीलंका घूमने के लिए आते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद बीमार हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम यहाँ से इंटर करता है उनकी कंट्री में, बट वहाँ पे जाने के बाद इतनी सफाई होती है कि वहाँ पे उनका कुछ बस ही नहीं चलता, खत्म हो गए हैं पूरे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं। तो ये आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे ज़रूर बताएं, उसमें बीमारी वाली प्रॉब्लम नहीं, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया
तो कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप बताएं। मैं एक टीचर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। अगर कभी कोई इस तरीके का मामला है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, मुझसे बताएंगे तो फिर मैं उतना बेहतर आपको इलाज नहीं बता सकता। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है आप पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे शेयर करें। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।